जीवन एक संघर्ष है, 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 जीवन एक संघर्ष है। जय भीम। स्वागत है आपका जीवन एक संघर्ष इस प्रोग्राम में। हमारे साथ है उत्तमराव बिरारे, जो कि सिंचन विभाग में कार्यकारी अभियंता के रूप में उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है उसमें बिता है। हर व्यक्ति की एक वास्तविक कहानी होती है, वास्तविक सत्यता होती है कि उन्होंने अपना जो पूरे लाइफ में संघर्ष किया था। हमारे जितने भी लोग हैं अभी जो रिटायरमेंट हो गए, उनका एक संघर्ष है हर जीवन में। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन यानी 1907 से लेके तो 1956 तक उनका जो जीवन था वो संघर्ष था। और ये सारी प्रेरणा लेके हमारे जो साथी हैं उत्तमराव बिरारे सर, उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में यानी एक छोटे से गांव में आकर आज नासिक में है। तो चलो इनसे बात करते हैं जीवन इस संघर्ष में। जय भीम सर, आपका स्वागत है जीवन इस संघर्ष में। जय भीम, नमो बुद्धाय। मी उत्तमराव बिरारे, माजी कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र शासन। सबसे पहले तो हमें सर बताइए कि जब भी हम पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक जाते हैं तो हर व्यक्ति की यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, परिस्थिति होती है, बहुत ही विकट होती है। क्या आप मुझे 10वीं के बारे में बताइए कि आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो संघर्ष में कहानी है, एक किसान का लड़का या फिर आपके पास तो खेती नहीं थी मेरे ख्याल से, एक जो व्यक्ति कामगार होता है, और दो प्रकार के कामगार होते हैं, एक संगठित कामगार होता है, दूसरा असंगठित कामगार होता है। तो आपके जो पिताजी थे वो तो असंगठित यानी जितनी वेजेस मिलती थी एक दिन की उसमें गुजारा करते थे। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो शिक्षा का अधिकार तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, लेकिन शिक्षा के लिए आज भी उस वक्त की बात करते हैं 1960 1970 की, तो उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका 10वीं तक जो संघर्ष में जीवन था वो किस प्रकार था? माझा जन्म अतिशय मागासलेल्या खेड्यामध्ये जळकी या औरंगाबाद जिल्ह्यातील जळकी या गावी झाला। ते गाव खूप अडवणीचं गाव आहे काय। तिथं वडिलांना शिक्षणाची आवड होती, त्यांनी मला एका खाजगी शाळेत टाकलं होतं। नंतर त्या ठिकाणी दुष्काळ पडला म्हणून वडिलांनी स्थलांतर केलं आणि स्थलांतर हे सोयगाव तालुक्यातील जंगला तांडा म्हणजे वंजारी वस्ती असलेलं गाव होतं। त्या ठिकाणी मी 1ली ते 3री पण शिक्षण घेतलं काय। त्या ठिकाणी आई वडील शेतमजुरीचे काम करायचे, आई माझी अपंग होती। आणि तिथून मग 4थीचं मी फरदापूर या ठिकाणी शिक्षण घेतलं। तिथल्या शिक्षकांनी वडिलांना सांगितलं की बाबा मुलगा हुशार आहे, तुम्ही याला पुढे शिकवा। आणि त्या वर्षी दुष्काळ पडला होता, पुढं 1966ला खानदेशमध्ये दुष्काळ पडला होता। मग त्या शिक्षकांच्या सूचनेनुसार वडिलांनी ठरवलं की आपण औरंगाबादला जायचं काय। आणि मग तिथून आम्ही स्थलांतर औरंगाबादला केलं। औरंगाबादला आल्यानंतर त्यांनी दुष्काळ पडल्यामुळं मग त्या ठिकाणी कुठले कामं किंवा हे सगळं उपासमार होत होते, म्हणून शिक्षकांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही इथं मुलाला घेऊन औरंगाबादला जा काय आणि याला पुढे शिकवा। तर मग वडिलांनी पण निर्णय घेतला की ठीक आहे आपण इथून औरंगाबादला जाऊ काय। मग त्यावेळेस त्या आमच्याजवळ जे हे होते तांब्याची भांडे काही, ती त्या वडिलांनी गहाण ठेवली आणि त्या पैशातून औरंगाबाद जाण्याचं भाडं जे होतं काय त्यातून ते हे केलं आणि आम्ही औरंगाबादला गेलो। औरंगाबादला गेल्यानंतर तिथं राहण्याचा प्रॉब्लेम होता काय। तर मग वडिलांनी आम्ही तिथं औरंगाबादमध्ये शहागण म्हणून जो हे काय तिथे बाजारचे शेड होते 3 पत्र्याचे, त्या ठिकाणी आम्ही आमचा विस्तार ठेवला।
आणि तिथं राहायला लागलो. वडिलांनी 15 दिवस फिरले शहरामध्ये आणि कुठल्या शाळेत प्रवेश द्यायचा म्हणून ते फिरत होते. जो आपका जो संघर्ष है, हाँ। जैसे आपके साथ आपके पिताजी आते थे, हम्म। तो आप मुझे बताइए, ये जो लक्ष्य था, जिस प्रकार रामजी, सूबेदार रामजी अम्बेडकर साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हर कदम पे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा किस प्रकार से मिलनी चाहिए, क्या सही में आपके पिताजी भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते वैसा थे? ही बता करते थे। तो उन्होंने 15 दिन औरंगाबाद में घूमे हैं क्या, और घूम के स्कूल के जो मिलिंद बाबा साहब ने जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, वहाँ की जो हाई स्कूल है वहाँ गए, तो वहाँ के टीचर लोगों ने बताया कि अभी यहाँ के एडमिशन फुल हो गए हैं क्या, तो आप ऐसा करिए कि उस्मानपुरा औरंगाबाद में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की राम भाई अम्बेडकर हाई स्कूल है, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको कुछ पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी इस तरह से मेरा वहाँ एडमिशन हो गया है। वहाँ के सब टीचर लोगों ने भी बड़ा ही दिया, बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन किया। और मैं वहाँ जो औरंगाबाद में था, तो औरंगाबाद में बाबा साहब का जो कल्चर है, सब जगह बाबा साहब का ये मोटिवेशन क्या, जी। हर बार कौन सी भी सभा हो क्या, हम वहाँ अटेंड करते थे क्या, स्पीड बहुत बढ़ता था वहाँ क्या है। तो बाबा साहब का हर हमारे रग रग में बाबा साहब थे, तो हम वहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ भी सब हाई स्कूल में भी कॉलेज में भी हर लेक्चर में हम अटेंड करते थे। जो हम, इफ यू वांट सक्सेस यू मस्ट बी नैरो माइंडेड, अगर हमारा लक्ष्य है तो हम लक्ष्य को तय करना होता है, तो वही काम उत्तम राव बिरारी जी ने किया है कि उनका जो संपर्क आया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज में वो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन एडमिशन फुल होने के कारण उनका जो एडमिशन हुआ तो आई रमाई अम्बेडकर कॉलेज में हुआ, उसके हाई स्कूल में हुआ, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि जब भी आपने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण सुना था उस कॉलेज में? पर उनके बारे में बताते हैं सब लेक्चर जो होते थे, बाबा साहब क्या थे, क्या करते थे, उनका ध्येय क्या था, उनका दिमाग सोच क्या थी, अपनी सोच क्या होना चाहिए, तो सब कौन सी भी सभा हो क्या, लेक्चर हो, हम अटेंड करते थे। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त स्पीड बहुत रहता था कि आपने को पढ़ना ही, खाने को नहीं होता चलेगा। बहुत अच्छी बात है कि जब भी हम बात करते हैं कि आज भी शेड्यूल कास्ट में महाराष्ट्र में 56 जातियाँ इंक्लूड है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट यानी जो ये क्लास होता है, उस क्लास में जो जितनी भी जातियाँ 56 है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब को मानने वाले या जिन्होंने समानतावादी धम्म को 14 अक्टूबर 1956 के नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर ये धम्म स्वीकार किया, इसका कारण ही है कि डेमोक्रेसी यानी मूल भारतीय लोकशाही गणतंत्र के जो आद्य प्रवर्तक है वो है तथागत भगवान गौतम बुद्ध। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो जिन्होंने धम्म का स्वीकार किया है, तो वो लोग समतावादी, और तथागत भगवान बुद्ध का जो विजन था वो विज्ञान निष्ठ था। और इसी प्रकार हमारे जो 56 जातियों में के जो लोग गए, जो बाबा साहब और बुद्ध को मानते, आज वही सामने, और यही विजन जो था वो उत्तम राव जी बिरारी का था। आगे की पढ़ाई किस प्रकार की है तो जानते हैं उनसे। तो जब एडमिशन लिया तो वहाँ एडमिशन तो हो गया, रहने की जगह नहीं थी, तो हम जो बाजार आठवड़ी बाजार भरता है वहाँ जो टीन शेड थे वहाँ रहते थे। तो उसमें भी कुछ लोग पुलिस वाले, कुछ लोग तकलीफ देते हैं। कुछ दिन की ये औरंगाबाद में जो भड़कल गेट है, बाबा साहब को पुतला है, वो गेट में दोनों बाजू में ऐसे जगह है वहाँ, तो वहाँ भी रहते थे कुछ दिन क्या। वहाँ के फिर ऐसा स्कूल में पढ़ते थे तो किताबें नहीं थी, तो जो मेरे साथी थे उनसे किताब लेने का है। रात में तो पढ़ाई होती नहीं थी, मैं पढ़ाई करना पड़ती थी, ये दीवा बत्ती थी, उससे कुछ नहीं थी। ऐसा करते करते 10वीं पास हो गए क्या।
मैं पढ़ाई करते करते माता जी मेरी बर्तन का काम करती थी, उनके साथ मैं सुबह शाम जाता था उनको मदद के लिए। वो एक ये पाया ना आता हाँ, था। मेरी माता जी एक पैर से अपंग थी, हाँ। उनको मदद करने के लिए मैं साथ में जाता था। ये वो भी फिर करता था कभी ये दीपावली की छुट्टी, जो दीपावली की छुट्टी रहती थी उसमें भी मैं काम करता था। जिस जैसा वक्त मिला वैसा काम करके पढ़ाई चालू रखना था, कौन सी हालत में। देखो, जब भी हम अपनी संघर्ष में कहानी जो हम बताते हैं तो आँख तो नमी होती है, आँख भर भी जाती है, क्योंकि जो संघर्ष किया है हमने, आज वो संघर्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो हम पास्ट की बात करते हैं, जो अपना पास्ट वो भूल जाता है तो फ्यूचर कभी बनाता नहीं था। जिस प्रकार आपकी जो माता जी थी वो अपंग थी एक पैर से, लेकिन उनका विजन था कि देखने वाले मुझे लोग अपंग कहते, लेकिन मैं काम के लिए हमेशा अपने बच्चों के शिक्षा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूंगी। यही हमारा विजन है। जब भी हम हमेशा बात करते हैं कि जब मैंने आपके आंखों में नमी देखी थी, इसका कारण यही था कि आज मैं एक झोपड़ी से लेके एक मराठी में हम जिसे एडम्स कहते हैं, मन कहते हैं की अंधारातून प्रकाशाकडे तू जात, बेटा माझा जरी पाय मोडला असेल तरी चालेल, परंतु हा जो तुझी संघर्षमय कथा आहे ही माझ्यासारखी नको, तुला त्या झोपडीतून एका नव्या बंगल्यामध्ये जायचं आहे आणि हे स्वप्न तुम्ही खरं करून दाखवलं, अभिनंदन तुमचं। उसके बाद आपने जो 11वीं 12वीं की वो साइंस में की, 8वीं की कॉमर्स में, किस प्रकार आपने वो पढ़ाई की? 10वीं में मैं जब रिजल्ट लगा तो अच्छे मार्क मिले। 10वीं में जिस मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ता था तो मेरा जो सब्जेक्ट थे क्या हायर मैथमेटिक्स, तो हमारे स्कूल में जो हायर मैथमेटिक्स था तो वह टीचर वहाँ का सब्जेक्ट में थोड़ा कच्चा था क्या, और मेरा ध्येय अच्छा था कि आपको पढ़ाई अच्छी करनी, मार्क अच्छे होना चाहिए। तो अपने को उसमें वो जो समझा ये रह गया अधूरा रहेगा तो अपना मार्क कम बढ़ेंगे, क्या नापास भी हो सकते। तो मैंने सोचा कि अपने को बाहर से ट्यूशन लगाना पड़ेगी, पैसे की तो ये नहीं थी, पर तो भी मेरे साथ में दूसरे ये थे साथी जो थे। हाँ, दूसरे स्कूल के, तो उनसे पूछा तो बोले हमारे सर लेते हैं क्लास क्या है। तो फिर मैं उनसे जाके मिला, उनको बोला कि वो ऐसा है, मुझे क्लास अटेंड करने को पैसे पूरे नहीं दे सकता, थोड़े थोड़े दूंगा। तो उन्होंने मान ठीक है आ जाओ बोल के किया। तो उससे मैं अटेंड किया वो क्लास, तो मुझे 10वीं में अच्छे मार्क मिले, वो सब्जेक्ट में भी और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे गिरे क्या। बाकी सब्जेक्ट में कर लेता था, पर हायर मैट्रिक जो है उच्च गणित उतना हमारे स्कूल में अच्छे नहीं था, इस हफ्ते मेरा वो बाहर से करना पड़ा क्या। और मेरा जो एम था कि अपने को अच्छे मार्क गिरना चाहिए तो सक्सेस हो गया। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार आपने साथी ने आपको मदद की, एक गाना मुझे याद आ गया, वैसे साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिल के बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। जिस प्रकार हमारे दोस्त होते उसी प्रकार की सबसे ज़्यादा जो हम 2 प्रकार के दोस्त होते हैं, एक जो फ्लैटरिंग फो होता है और दूसरा जो ट्रू फ्रेंड्स होता है। तो जो ट्रू फ्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं कि जो हमें एग्ज़ाम के टाइम अगर जो किताबें देता हूँ वो हमारा सच्चा दोस्त है, और आप उसको इस प्रकार से आपसे मदद की है। लेटे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे जीवन एक संघर्ष में। हमारे जो साथी अभियंता जो थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे सिंचन विभाग में, उत्तमराव जी बिरारे सर, उनकी संघर्ष में कहानी देखते रहिए द वॉइस ऑफ बोधिसत्व टीवी पर। जीवन एक संघर्ष है, 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 जीवन एक संघर्ष है,
जय भीम। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का जीवन इस संघर्ष में सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ है उत्तम राव बिरारे, जो कि अभी फिलहाल रिटायर्ड हो गए हैं सिंचन विभाग से। तो आप मुझे बताइए कि 12th साइंस में आप फेल हो गए, तो उसके बाद जो आपने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की, तो आपका जो बेस था, जो आपका लक्ष्य था, वो इधर दे अगर हम देखते हैं तो इधर 11वीं 12वीं साइंस में आपने एडमिशन लिया था, उसके बाद आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। क्या सच में आपकी जो प्रेरणा थी वो क्या थी? मेरा प्रेरणा ऑफिसर बनने की इच्छा थी। अच्छा, क्या तो 10वीं की बात हो गई सर, क्या कि 10वीं की बात पर ऐसे भी लगता था कभी कभी ये पिताजी माताजी तो ये एजेड है, उनके काम नहीं होता तो मुझे जल्दी से सर्विस लग जाए, उसके लिए भी बहुत प्रयास किए, पर मुझे सर्विस कुछ लगी नहीं। कंपनी भी प्रयास किया, नहीं लगी सर्विस। तो फिर मैं वैसा फिर ये 10वीं के बाद साइंस में एडमिशन लिया। उसमें वहाँ उस साल कॉलेज में कुछ आंदोलन हुए, क्या पढ़ाई कम हुई, उस वजह से फिर एक लास्ट ईयरली एग्जाम में थोड़ा कम ये फेल हो गया, क्योंकि उसके लिए वही आंदोलन जवाब था क्या कि वो पढ़ाई पूरा नहीं हो सके, उस वहाँ से यूनिवर्सिटी ने पेपर निकालती। फिर वो हो गया तो फिर फेल हो गया तो क्या करे। तो मेरा एक फ्रेंड था क्या, तो वो भी उसमें फेल हो गया था मेरे साथ ही। तो गांव से आया इधर औरंगाबाद में कि सर क्या क्या निकाल गया तो हो तो क्या होगा, तो मैं भी फेल हो गया। बोले मेरा भी ऐसा होगा, मेरी इतने सब्जेक्ट है गया। तो बोला फिर कैसे क्या है, तो मैं इधर मेरे गांव का एक बच्चा है इंजीनियर सर्विस में, या कोई डैम बोल के मोटा बिग प्रोजेक्ट है, तो उसका काम चालू था उधर। तो वो बोला उसको कि तू 10वीं कॉलेज ना फेल हो गया तो 10वीं पे मार्क के बेस पे पॉलिटेक्निक एडमिशन मिलता है, तो जाके देख क्या है। तो आया, उसमें मुझे मिला। फिर मैं बोला ठीक है चलते साथ में गए वहाँ गए कॉलेज में। फिर एडमिशन फॉर्म लिया हमने दोनों साथ में, उसने फॉर्म भरा, मैंने ही भर दिया। बाद में उसको कॉलेज से कॉल गया, तो फिर आ गए औरंगाबाद में कॉल आ गया, तो अपन एडमिशन लेने के आ गया। तो मैं बोला तेरा आ गया तो मेरा क्यों नहीं आया। फिर हमने सोचा कि इसके तो मार्क मेरे से कम है, मेरे ज़्यादा है, तो मुझे भी आना चाहिए। तो इस वास्ते हम फिर पोस्टमैन को ढूंढने निकले। पोस्टमैन के मिले तो बोले कॉल तो आया था पर तुम्हारा घर कुछ मिला नहीं मुझे, वही पड़े दफ्तर में, तो कल तुम आओ, वहाँ से तुम आपको देते हो तुम्हारा कॉल लेटर। फिर हम दूसरे दिन गए, कॉल लेटर ले कॉलेज में गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उधर एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद फिर शुरू हो गया कि कॉलेज में ये कॉलेज में क्या खर्चा लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ड्रेस लगता है, ड्राइंग शीट लगती है, सब ये खर्चे का काम है। तो थोड़ा ये लगा था, अभी थोड़ा पास पैसे था मेरे पास काम के जमा के, उससे मैं तो थोड़ा पर कर लिया। फिर आगे भी ऐसा क्या चलता रहा संघर्ष, पैसे के नहीं, कपड़े एक ही ड्रेस रहता था, पानी में जूते रहते नहीं थे क्या। और फिर बाकी जो का इंस्ट्रूमेंट लगते तो वो पूरा बॉक्स नहीं लेने का, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एक स्पेयर पार्ट लेने का, समझो एक पार्ट मिलता है छोटा, वो लेने का, कुछ क्लासमेट है उनकी मदद लेने की। ऐसा करते करते पढ़ते गए, और अंतिम बार जब ये हो गया, रिजल्ट की बात करते हैं या फिर सेकंड ईयर की बात करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक 3 तो साल पहले ये फर्स्ट ईयर में मेरा तो फाइनल में 80 की टीम मिल गई मुझे फर्स्ट ईयर में जी। और मेरा साथी था उसको वो फेल हो गया क्या। वो उसने फिर थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में उसमें एडमिशन, थर्ड सेमेस्टर को मैं तो मुझे मिल गया एडमिशन, उसको नहीं मिला। मैं बोला ठीक है तू अभी पढ़ाई कर और ज्वाइन कर, तो उसने कुछ बाद में ज्वाइन किया नहीं, मुझे छोड़ दिया। मैं कंटिन्यूस मुझे करते रहा, एक फेल हुआ तो 80 की टीम मिलती रही मुझे, पीछे का निकलने का आगे का ऐसा करते करते, क्योंकि मुझे पढ़ाई करते करते काम भी करना पड़ता था क्या। और पूरे जो पढ़ाई के लिए जो चाहिए समझो पूरा वो नहीं था, फ्रेंड लोगों से कुछ इससे ऐसा करके वो सब करना पड़ता था।
तो ऐसा करते करते एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते फाइनल पास हो गए क्या। फाइनल को भी थोड़ा मेरा एक सब्जेक्ट रहेगा था, तो फिर वो भी दूसरे साल क्लियर फाइनल पहले साल में ये हुआ फेल हो गया। तो 2-3 महीने की मैं डिपार्टमेंट में जॉब लगा था मुझे। 2-3 महीने जॉब करने के बाद मैं सोचा कि अभी मैं जॉब इधर करते रहूँ तो मुझे मेरा फाइनल निकलेगा नहीं, तो मैं जॉब छोड़ दिया और फिर औरंगाबाद आके पढ़ाई करके वो फाइनल निकाल के निकाला। तो फिर मैं उस फाइनल निकलने के बाद, निकलने के पहले ही मुझे कॉलेज में ऐसे था कि कॉलेज एग्ज़ाम होती थी तो कॉलेज ये एप्लीकेशन भर के लेता था, कोर एप्लीकेशन सिग्नेचर लेता था और वो डिपार्टमेंट को भेज देता था कि किसकी हर डिपार्टमेंट को कि जॉब की आवश्यकता है, जिसको आपका आवश्यकता है तो ये लोग आए यहाँ हाँ, पर। उनका मेरा जिस प्रकार अभी हम उनको कैंपस बोलते हैं उस हाँ, प्रकार हाँ। का कैंपस उस प्रकार से होता है। डायरेक्ट डिपार्टमेंट को आप भेज देते थे। तो इस प्रकार मुझे 4 डिपार्टमेंट में कॉल आ गए। तो मैं सोचा कि मैं भी जो कॉल आए थे बाहर के सब कुछ, एक इधर लोकल का था ऑफिस का, तो मैं जब समझो सोच बाहर जाता हूँ तो वहाँ काम बहुत रहेगा, मैं घर की तरफ ख्याल नहीं दूंगा, पिताजी या माताजी दोनों थके हुए क्या। तो इस उनके वास्ते मैं सोचा कि मैं बाहर न जाते हुए औरंगाबाद में रहूँ क्या। मेरा घर जो था वो घाटी जो हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज हाँ। उससे नजीक था और वहाँ मैं रह के उनकी भी सेवा कर सकता हूँ और डिपार्टमेंट का जो सर्विस भी कर सकता हूँ, ये सोच के मैंने औरंगाबाद में ही सर्विस की। तो औरंगाबाद में रहा, उनके साथ ही रहा। तो मैं कभी भी अकेला कभी कहा नहीं, जहाँ जहाँ मैं गया फैमिली साथ ही रह के गया है। तो फिर वहाँ में मैं 15 साल सर्विस किया औरंगाबाद में। 15 साल सर्विस करने के बाद मैं औरंगाबाद से प्रमोशन होके उप अभियंता डिप्टी इंजीनियर के प्रमोशन हो गया 1992 में। 1992 यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि 1991 में आपकी शादी हो गई तो मैडम का जो कुशल कार्य जो था इसकी वजह से वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कोरिलेशन लगा सकते हैं कि शादी होने की बाद आपको 1992 में प्रमोशन मिल गया। जी 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 जी। प्रमोशन होने के बाद फिर वहाँ से औरंगाबाद मेरा दूसरी इधर बदला तबदला हो गया। ये 15 साल में जब वहाँ था ऑफिस में, वो साल में वो ऑफिस में मुझे बहुत लाइक करते लोग। अरे मुझे मेरे पूरे जो साहब लोग थे मुझे बहुत चाहते थे। अच्छा क्या है, और ये हर 3 साल के बाद ऑफिस से चेंज होते थे। मैं भी सोचता था कि मेरी बदली हुई दूसरे ऑफिस में हो, पर वो काम की वजह से चाहते थे आप? हाँ काम की वजह से। वो नहीं बोलते थे कि हम जब तक था आप तब तक आपकी बदली नहीं कर देंगे। वो आप सब जो अधिकारी था वही चाहता था कि नहीं मैं है तब तक नहीं बदली होने। एक और एक अच्छी बात है कि जितने भी हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग जो है तो उनके ब्लड में जो संघर्ष और काम के प्रति जो ईमान की हम बात करते हैं तो सच्चे लगन से वो काम करते हैं, चाहे फिर नौकरी हो चाहे किसी की बिजनेस हो, तो उनका लगन जो होता है, जो विजन होता है कि मैं उसको कौन सी हालत में सक्सेस करूं। तो ये सारी जो देन है वो क्रेडिट गोस टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। फिर वहाँ से प्रमोशन होकर मेरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में सोनपेट बोल के तालुक थे वहाँ पे होगी। वहाँ भी 1 साल रहा मैं क्या जयकोड़ी डैम के कैनाल प्रोजेक्ट का काम थे उधर। फिर वहाँ से फिर जो हमारा जो ऑफिस था एक इन ब्लॉक शिफ्ट हो गया। तो बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस शिफ्ट हो गया, तो मेरा तबादला मलकापुर में हो गया। वहाँ भी 5-6 साल काम किए। वहाँ से भी तबादला हो गया, बुलढाना हो गया। बुलढाना से मुल्का अमरावती में हो गया कुछ दिन। अमरावती से फिर चिखली में रहा ये डिपार्टमेंट में। ये सारी जब आपका तबादला होता था, ट्रांसफर हो जाती थी, तो ये सारा जो घर का जो कार्यभार है जिसे हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं, तो मैं मैडम के तरफ जाता हूँ। एक तरफ साहब का 3 साल के बाद तबादला और बच्चों की शिक्षा, ये आपने किस प्रकार मैनेजमेंट किया है? वो जाते थे तो मुझे ही करना पड़ता था। तो किस प्रकार से, जरा हमें विस्तार से बताइए। बोलिए, स्टार्ट कीजिए। बोलिए।
बोला ना वैसे बोला। तो हम साथ में रहते थे। हाँ, फिर भी कैसा है कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 10 बजे से लेके 6 बजे तक या 8 बजे तक हम्म, जाने का समय था, आने का समय नहीं था। हाँ, हाँ, उस वक्त ये जो बच्चों की शिक्षा और 3 साल के बाद हर शहर तो चेंज हो जाता था, तो हम स्वाभाविक है कि ये स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद दूसरे स्कूल की पढ़ाई, वहाँ का रहन सहन, उसके बाद तबादले के बाद का रहन सहन, ये सारी चीजें किस प्रकार मैनेजमेंट किया आपने? वो तो बाहर जाते थे लेकिन एक था कि इन्होंने इतनी परिस्थितियां देख के भी इतना बड़ा काम किया है, तो फिर मेरे बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो फिर माता रमाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको सामने रख के महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, जी, इन्होंने जो हमको सिखाया है, तो हमारे बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया, उनकी तरफ अच्छे से ध्यान दिया। मैं भी सर्विस कर सकती थी, जी, मेरा भी मराठी में एमए था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं सर्विस को जाती, बाहर जाती, इनका आना जाने का तो कोई वक्त नहीं था। जी, कभी भी सुबह भी कभी भी जाते थे और कभी भी आते थे, कभी कभी तो 2-2 दिन, 15-15 दिन भी नहीं आते थे घर पे। तो फिर बच्चों को, मेरे सासू माँ भी मेरी शादी से पहले ही गुजर, गुजर गई थी। जी, हाँ, ससुर जी थे तो वो भी 1.5 साल में। गुजर, तो फिर हमारे घर में बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं था। अगर मैं भी बाहर जाती, साहब भी बाहर जाते, तो फिर बच्चों के देखने के लिए कोई नहीं था घर पे, फिर पढ़ाई पे असर हो जाता था। इसलिए मैंने खुद सर्विस नहीं की, बच्चों पे ध्यान दिया, अच्छे स्कूल में उनको सिखाया, पढ़ाया। अब आज मेरे तीनों बच्चे वाह, इंजीनियर हैं। वाह, बहुत बढ़िया। जब भी हम जैसे बात करते हैं कि एक तरफ संगीत है और दूसरे तरफ विज्ञान है, और संगीत और विज्ञान जब मिलते, एक तरफ सुर है, दूसरी तरफ इन्वेंशन है, तो ये आपकी केमिस्ट्री किस प्रकार से रही है, एक संगीत और दूसरा विज्ञान, ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए। वैसे वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, जी जी जी, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी ऐसे चिढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, होता है कभी कभी। हाँ, तो फिर मेरा भी हो जाता है, जैसे हो जाता है सभी काम, मेरा अच्छा। हमारा भी होता था, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से अच्छा, आपने जिस प्रकार संगीत में एमए किया है, तो क्या फिर हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या आई रमाई का जो संघर्ष में कोई गाना होगा, गीत होगा, तो हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा 2 स्टांजे अगर हो सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। भीमा तुम्हा वंदना, भीमा तुम्हा वंदना, द्यावी सुबुद्धी आम्हा जाणा, द्यावी सुबुद्धी आम्हा जाणा, भीमा तुम्हा वंदना, तन मन मुझे वाह, चरणी अर्पण, तन मन मुझे चरणी अर्पण, भाव पूर्वक धम्म समर्पण, बहुत बढ़िया। भाव पूर्वक धम्म समर्पण, मंगलमय बुद्धाचे दर्शन, मंगलमय बुद्धाचे दर्शन, घडविले रामजी नंदना, वाह, भीमा तुम्हा वंदना, भीमा तुम्हा वंदना, द्यावी सुबुद्धी आम्हा जाणा, द्यावी सुबुद्धी आम्हा जाणा, भीमा तुम्हा वंदना, भीमा तुम्हा
वंदना भीमा तुम्हा वंदना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप मुझे बताइए, जब भी हर व्यक्ति को गुस्सा आता है जीवन में, क्या कभी कभी साहब को गुस्सा आता तो ऐसा साहब के लिए कोई आपने गीत बनाया होगा कि इनका गुस्सा इस गीत गाने से रुक जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसा है मेरा स्वभाव, और कहीं करती भी मैं कभी कभी। अच्छा, जी जी जी। तो ये हंसते खिलते हुए आपने 3 बच्चों को इंजीनियर बनाए। आज जिस प्रकार हम संयुक्त कुटुंब पद्धति बोलते हैं, तो आज वो आपके घर में मुझे दिखाई देती है। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है, और इस प्रोग्राम के वजह से जो लोग देख रहे, तो इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में आप किस प्रकार से संदेश देना चाहती हूँ? किस प्रकार से हम 2 प्रकार की कुटुंब पद्धति देखते हैं, जो एक न्यूक्लियर कुटुंब पद्धति होती है, दूसरी जो होती है वो कंपोजिट। तो आप इस जैसे बहू बेटियां आपने सारा जो इस फैमिली को एक धागे में जो बांधा है, तो किस प्रकार से बांधा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। मुझे वैसे ही एकत्र कुटुंब पद्धति बहुत पसंद है, जी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं थी। लेकिन उनका जो बड़े भाई थे, अच्छा। वो सौतेले थे। अभी अभी मेरी जेठानी जी गुजर गई जी। अभी परसों। और मेरे जो जेठ थे हाँ। वो गांव में थे, अभी अच्छा। बिल्कुल मजदूरी वगैरह करते थे। अच्छा। बकरियां थी उनके पास बहुत जी, सारी। हाँ। जी जी हम उनको हमेशा मिलने के लिए जाते थे। जी। हाँ, कभी भी मैंने ऐसे कहा नहीं। वैसे मेरे पिताजी का घरदार एकदम अच्छे से है। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी साहब ने जहाँ भी लेके गए मुझे, लेके गए। हमारे रिश्तेदार वैसे जैसे साहब की परिस्थिति थी, हाँ। वैसे थे सभी। हाँ। लेकिन मैं जहाँ भी जाती थी उनके यहाँ उनके जैसे हो जाती थी। बिल्कुल कभी बढ़िया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड बड़े ऑफिसर ऑफिसर है। है और मैं कुछ अलग हूँ, ऐसे कभी नहीं सोचा मैंने। और मेरे बच्चों को भी मैंने वैसी शिक्षा दी। इसलिए मेरे बच्चे कहीं पे भी जाते हैं, कभी उनके दिमाग में ऐसे नहीं होता कि मेरे पिताजी बड़े अफसर है और हमें कुछ अलग है। तो चलो, इस कार्यक्रम के इसके में हम सारे जो आपका जो फैमिली है, परिवार है, आप उनसे भी हमें मिलवा दीजिए, क्योंकि जो संयुक्त कुटुंब पद्धति आज वो भारत देश के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक एकता का जो संदेश देना चाहिए इस कार्यक्रम के थ्रू। तो हमें आज वो सारे फैमिली से आप मिलाइए कि आपके बच्चे क्या क्या करते हैं। जीवन एक संघर्ष है, 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 जीवन एक संघर्ष है। तो आप मुझे बताइए पर्टिकुलरली कि आपकी जो सासू माँ है, तो इनका स्वभाव, आज जो आपका कोरिलेशन है वो किस प्रकार से है? सर्वांना जय भीम. माझं नाव अनुष्का अनुराग बिराडे. मी सध्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग परस्यू करते, लास्ट इयरला आहे. माझ्या फॅमिलीबद्दल बोलायचं झालं तर सगळे खूप लव्हिंग अँड केअरिंग आहेत, वेल एज्युकेटेड आहेत. सासूबाईंबद्दल बोलायचं झालं तर मी जेव्हा घरात आली तेव्हा मला कुठलीच कामं येत नव्हती, स्वयंपाक येत नव्हता. आणखी मी ज्या कुटुंबात राहत होते ते आम्ही 3 जण राहत होतो. त्याच्यामुळे एका मोठ्या फॅमिलीत कसं राहायचं, सगळ्यांना कसं एकत्र ठेवायचं याबद्दल मला काहीच म्हणजे ती आयडिया नव्हती मला. पण इथे जेव्हा मी आली, म्हणजे साईंनी मला शिकवलं की कोणाची कशी काळजी घेतात किंवा स्वयंपाक कसा करतात, कुठल्या छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घेतली जाते, हे सगळं त्यांनी मला व्यवस्थित शिकवलं. तर अजून ते तितकंसं मला जमलं नाही, पण मी जमवायचा प्रयत्न करते. आपने बहुत अच्छी बात की कि सब लोग हमें जिस प्रकार से, क्योंकि जिस घर में बुद्ध धम्म यानी मानवतावाद है, तो जो घर है वो घर नहीं है, वो समतावादी, जैसे हम
किराए का मकान बोलते, घर बोलते, जिससे हम स्वीट होम जिसको बोलते कि आनंददायी जिसको हम घर बोलते, उसका कारण ही है कि आप बुद्ध की शिकवन है, और बुद्ध की जो शिकवन है वो मानवतावाद पे है। तो ऑब्वियसली जो बिरारे फैमिली है जो संघर्ष करके गई है, तो उनका यही है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं उस प्रकार से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छी शिक्षा के साथ जो समतावाद है, जो समतावाद प्रस्तापित करने का कारवा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ये काम जो है अभी बच्चे करेंगे। बहुत ही अच्छा। हमारे साथ अनुराग जी हैं, बड़े बेटे। तो आप मुझे बताइए, जब आपने पापा की ये जो स्टोरी इससे पहले भी कितनी बार सुनी होगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी संघर्ष में कहानी होती है और आज की जनरेशन यानी जितनी भी चीज़ें वो हासिल करने के लिए आपको भी वक्त लगता है, वो बात नहीं है, आपको भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर हम जनरेशन को देखते हैं, 60 साल के पहले जनरेशन को देखते हैं और उनकी संघर्ष में कहानी, तो आप खुद को कितना यानी कुशल कर्म जो उन्होंने जो किया है और वो कुशल कर्म आपको जो आज मिला है, वो दोनों में क्या तफावत है? सभी को जय भीम मेरी तरफ से। मेरा नाम अनुराग उत्तमराव बिरारे। अभी फैमिली के बारे में अगर बताऊंगा, स्पेशली पापा के बारे में अगर बताऊंगा, तो ऐसी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है जो जब भी मैं हमेशा औरंगाबाद या हमारे गांव में जाते हैं हम लोग, तो हमेशा एक नया स्टोरी मुझे मिलता है जी। हम पापा को हमेशा पूछते रहते कि ये क्या है वो क्या है, तो हर एक स्पॉट में एक स्टोरी है। हर एक जगह का उनका एक रिश्ता है जो उसके पीछे उनका कुछ वहां से जैसे वो गुजरे हैं जहाँ से वो आए हैं, संघर्ष में वो जो हिस्ट्री है वहाँ का, वो बहुत कुछ बताता है। वो वैसे नहीं है कि मुझे ऐसे ही बता देंगे और कुछ बताने के लिए बताएंगे, वैसा नहीं है। वो हमें ढूंढना पड़ता है, मिलता है कभी कभी। मुझे याद है कि जहाँ पे पापा ने काम किया था एक मैडम के घर पे, जब वो बिफोर 10th, तो वो मैडम के घर हम जाते थे, मतलब जाते थे इन द सेंस कुछ दिन पहले हम, अभी वो मैडम नहीं है, तो उसके बाद एक जेरोक्स निकालने के लिए हम थोड़ा सा बाहर गए और वहाँ एक बड़ा सा नाला था। मैं तब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था। इतने सालों बाद डैड मुझे बता रहे थे कि इस नाले के पास हमारा एक झोपड़ा था और बारिश में यहाँ बहुत पानी आ जाता था, तो सब बह जाता था, इसलिए हम वो फिर घर का सामान लेके बाजू में आते थे पानी जाने तक। पानी गया कि फिर वो छत के नीचे जो भी बनाया हुआ रहेगा वहाँ आ जाते थे। तो ये स्टोरी वो ऐसे बता देते, बट वो बहुत जहन में रहती है कि ये कहाँ से आए हैं, इनका अपब्रिंगिंग कहाँ से हुआ है। वो मतलब मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मेरे जो दादा दादी थे, उनका क्या सोच रहा होगा कि उन्होंने इनको एजुकेशन के लिए औरंगाबाद लाए, और क्या पावर है बाबा साहब में जो तो हम अभी भी महसूस करते हैं, और वो उनके पावर की वजह से औरंगाबाद तक पहुंचे। तो वो बहुत इंस्पायरिंग होता है जब भी मैं उनके साथ भी रहता हूँ। इवन उनका ऑफिस का जो उनके कलीग्स के तरफ जो प्रभाव था वो भी काफी अच्छा था। मतलब बहुत लोग उनको एक अच्छे आदमी की तरह, एक आइडियल की तरह मानते थे। बहुत लोग उनको, जो लोग किसी का नहीं सुन सकते, जो तो वो पापा का सुन लेते थे कि जो चीज़ अच्छा है वो इनसे वो एक्सेप्ट करते थे। तो वो हमेशा इंस्पायरिंग रहा है, हमेशा कुछ सीखने के लिए मुझे मिलता रहा है। जो उनका जो नेचर है ग्राउंड टू अर्थ रहने का, लोगों से कनेक्ट रहने का, आज भी हम जहाँ पे भी जाते हैं तो वो लोग उनसे उतने ही कनेक्ट है और हम भी उनसे अभी उतने ही कनेक्ट है। कुछ ऐसा लगता नहीं कि बहुत कहीं दूर से या बहुत दिनों बाद हम जा रहे हैं, हमारा आना जाना रहता है। सो वो सब मुझे उनसे ही मिलता है। मम्मी सब वो केयर करती है, तो वो भी हमको पता चलता है कि एक कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, किसी आदमी के साथ कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। वो एक सीख मिलती रहती है हमेशा के लिए।
तो अभी आप तीनों लोग इंजीनियर हो, सबसे महत्वपूर्ण बात, चारों लोग बोलता हूँ क्योंकि Yes, जैसे sir. बहू भी आपके घर में, वो भी इंजीनियर है। तो जब भी हम सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड बोलते हैं कि मानव सेवा हीच ईश्वर Yes. सेवा है। यानी ईश्वर का मतलब है जो लोग है, जो छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो क्या आपका कोई विजन है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो छोटे छोटे गांव में, कस्बे में रहते, उनके लिए मैं कुछ बनाऊं कि जो शिक्षा नहीं ले पाते, उसके लिए कुछ है आपके जहन में? वैसा विजन भी है और उसके बारे में कुछ लिखा भी है मैंने, जो आगे मेरे प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स है। अभी भी कुछ करता हूँ, हर साल मैं कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करता हूँ। वो खाली मेरे फैमिली में और जो क्लोज है उनको ही पता है, जी जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट बता सकता हूँ कि हर साल मेरा जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो सोचा था कि मैं किसी अनाथ आश्रम जाके या किसी आश्रम जाके कुछ दे सकता हूँ, बट वहाँ देने के लिए बहुत हाथ है। नहीं बहुत तो भी बहुत लोग वहाँ जाके अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं जी उनके पास कोई नहीं पहुँचता है। तो उसके लिए मैंने एक 3-4 साल से मैं और मेरा भाई हर साल उसका एक ड्राइव करते हैं। मतलब जब सर्दी का मौसम आता है तो ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर जैसे भी डोनेट कर सकते हैं उस हिसाब से डोनेट करना। तो वो जो दिखता है ना आंखों में उन लोगों के, वो बहुत कुछ अलग है। मेरा हर एक एक्सपीरियंस हमारा बहुत अलग है। जब भी हम कुछ देने जाते हैं, वो लोग वो सिचुएशन में भी नहीं है कि वो लेंगे, और उसके लिए भी बहुत ऐसा लगता है कि हम भी दे देंगे, लेकिन वो इजी नहीं है। जो उसके लिए भी बहुत ताकत लगती है कि सामने जाके वो आपको देना है, ब्लैंकेट्स क्योंकि वो आदमी आपसे क्या रिएक्ट करेगा वो आपको पता नहीं है। मैं उसके लिए एक स्पेशल टाइम रहता है मेरा कि मैं रात में 10:30 के बाद ही जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो जेन्युइन लोग वहाँ पे मिलते हैं। सर बताना चाहूँगा, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि हम देना चाहते हैं फिर भी वो लेते नहीं वो है, नहीं लेते हैं। कि नहीं मेरे पास है, ये आप किसी और को दे दो। वाह, ऐसे भी लोग मिलते हैं। कुछ लोग उनके आंग कुछ ओढ़ा नहीं है, सर्दी के मौसम में ठंड लग रही है, फिर भी लेते नहीं कि नहीं मैं आज 1-2 दिन गुजार लूँगा, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे। तो वो लोग भी बहुत कुछ बता देते हैं। कोई लेता है तो उनके चेहरे पर जो स्माइल रहती है वो बहुत कुछ बता देती है। तो ये सब मुझे जो सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सब मेरे मॉम डैड की वजह से ही है। ये जो सब जो कल्चर से हम लोग अपब्रिंग हुए हैं, जो बाबा साहब, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके विचार जो मेरे माता पिता की वजह से हमारे पे आए हैं, वो बहुत मेरे लिए फायदेमंद है, और उसी के बदौलत हम आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये सोच होनी चाहिए कि जब हम हमारा पास्ट देखते हैं और फ्यूचर देखते हैं, प्रेजेंट की बात छोड़ दो, पास्ट और फ्यूचर, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो बाबा साहब के गुरु थे, वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में जो लिखा था कि ये सारा जो अनर्थ है वो अविद्या है, अनएजुकेटेड है। तो यही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कम से कम मैंने ये 12 साल में मैंने 3000 विहार को विजिट की, आज भी हमारी परिस्थिति गांव में जो है वो है, कोई चेंजेस नहीं है उनमें। यानी आज भी जो प्राइवेटलाइजेशन, खासगीकरण जो है, जब भी हम उनकी बात करते हैं प्राइवेटलाइजेशन की, तो आज भी हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा भरने के लिए, फीस भरने के लिए पैसे नहीं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 से 6 से 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन, वो भी सख्ती का, यानी ये नहीं। लेकिन आज भी परिस्थिति चेंजेस है। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो उस वक्त का वो कोटेशन था, अभी का नहीं है। आज तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो मैं आपको यही करूँगा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप भी किसी गांव में जाके अगर एक बच्चा 10वीं तक, अगर उनका पढ़ाई का, मैं एडॉप्ट करने की बात नहीं करता,
लेकिन अगर आज भी हम पढ़ाई का खर्चा लेते, जैसे मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ मिशन ऑफिसर चलाता हूँ, आज भी मैं 8 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ, यूपीएससी एमपीएससी, उसका रहने का खर्चा, उनका खाने का खर्चा। इसका मतलब मैं काम नहीं, ये सभी मिलके, यानी एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथ ही हाथ बटाना। ये जो कोटेशन है, गाना था, उस वक्त का गाना है। तो यही हमें करना है कि एक अगर थक जाए तो हमें मिल के बोझ उठाना है। और ये जो बाबा साहब का कारवा है, ये जो बाबा साहब ने हमें ध्येय उद्दिष्ट लक्ष्य दिया है, गोल्स दिए, अगर वो उद्दिष्ट अगर हम शिक्षा के प्रति, लोगों को प्रति, तो हम तो सभी को कुछ ना कुछ देती। लेकिन शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण, जिसे मिसाइल कहते हैं, वो मिसाइल एक बार छूट गया तो कोई बच नहीं सकता, यानी अंधकार बच नहीं सकता। वेरी ट्रू। तो आज के लिए इतना ही। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वीडियो जर्नलिस्ट राहुल वहाने के साथ। जय भीम। जीवन एक संघर्ष में, तो आज हमारे साथ थे उत्तमराव बिरारे और उनकी फैमिली। दर्शकों, आपके साथ बोधिसत्व टीवी पर हमेशा एक संघर्ष में कहानी बोधिसत्व टीवी पे जीवन इस संघर्ष प्रोग्राम में देखिए। आज के लिए इतना ही। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर राहुल वहाने के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।